नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होगा। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके पीटी और मेंस दोनों के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और करंट अफेयर के लिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ फिर भी मैसेज करते हैं। शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो। पीटी के रिगार्डिंग आपको 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार करना होता है और जब आप ये 1 ईयर का तैयार करते हैं ना तो इसमें मेंस का काफ़ी सारा हिस्सा भी आपका तैयार हो जाता है। ओके, पीटी और मेंस की तैयारी 90% एक ही तरह की होती है, कोई अलग अलग नहीं होता है। बस पीटी के लिए आपको प्रैक्टिस अलग से करना पड़ता है और मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस अलग से करना पड़ता है। सिलेबस में थोड़ा सा मेंस का सिलेबस जो है वो हिस्ट्री में कम है, बाकी आपका कोई डिफरेंस नहीं है। पीटी और मेंस की तैयारी में अलग अलग नहीं होता है, एक साथ ही किया जाता है। जब एक साल से मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन पढ़ा रहा हूँ आपको, आप अगर उसे रोज़ पढ़ेंगे तो आपका पीटी का भी तैयार होता जाता है और मेंस का भी तैयार होता जाता है। ओके, जो मंथली मैगजीन आप कवर कर रहे हैं उसमें पीटी और मेंस दोनों का आपका तैयार हो रहा है, तो इसी हिसाब से इसको तैयार कीजिएगा। अलग अलग लेकर मत चलिएगा, अलग बस एक ही चीज़ करना होगा। पीटी से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैं करवाऊंगा आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज से लेकर एमसीक्यू से लेकर सब कुछ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करने लायक तो पहले बनिए। पहले जीएस को तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए, पहले करंट अफेयर को तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करते समय आप बोलोगे कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ा कीजिए चीज़ों को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। एक तो कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो ये हेडलाइन तो अपने लिए नहीं होगा, लेकिन ठीक है, हेडलाइन है तो है अब न्यूज़पेपर में। लेकिन देखिए दरअसल सबसे बड़ा हेडलाइन क्या है, तो कल ईरान ने अटैक किया है डायरेक्टली इजराइल को। पहली बार है कि गल्फ वॉर के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने डायरेक्टली ईरान के ऊपर में, डायरेक्टली इजराइल के ऊपर में डायरेक्टली अटैक किया हो। इससे पहले इस तरह की कभी कोई घटना नहीं घटित हुई थी हाल फिलहाल के वर्षों में। हुआ क्या था, पूरा खेल क्या है, तो 1 अप्रैल को दरअसल में सीरिया में, कहाँ पर, तो सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया गया, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं उसके बहुत बड़े कमांडर की और कुछ सिविलियंस की भी, ईरान के नागरिकों की, ईरान के कुछ ऑफिसर्स की मृत्यु हो गई। कहाँ पर, तो सीरिया में उसके एम्बेसी पर अटैक किया गया। ध्यान में रखिएगा, एम्बेसी पर अटैक किया गया। इस अटैक में नाम आया कि ये अटैक इजराइल ने कंडक्ट करवाए हैं। किसने करवाए हैं? इजराइल ने कंडक्ट करवाए, ऐसा सभी जगहों पर माना गया। हालांकि इजराइल ने इससे मना किया कि हमने नहीं करवाए हैं, लेकिन सभी एक्सपर्ट, सभी एक तरफा यही बोल रहे थे कि इजराइल ने ही सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया। अब ईरान के पास में 2 माध्यम था। एक था कि उसके जो अलग अलग प्रॉक्सी हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी के मामले में, प्रॉक्सी का तात्पर्य होता है छद्म, यानी कि खुद नहीं लड़कर अपने पाले हुए कुत्तों को लड़ाना। इसी को सामान्य भाषा में समझिएगा। तो जैसे हिजबुल्ला जो लेबनान में काम करता है, लेबनान में, वो ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, ठीक है। और ये ईरान की तरफ से युद्ध लड़ता है, ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक भी करता रहता है। तो ईरान के पास 2 रास्ता था कि वो अपने प्रॉक्सी के द्वारा इजराइल पर अटैक करे, और दूसरा था कि भाई खुद ही क्या करे, अटैक करे। तो पूरे दुनिया भर के जो देश है मान मनोवल कर रहे थे कि ईरान को कि अटैक मत कीजिए, लेकिन उसने क्या बोला था कि हम अटैक करेंगे क्योंकि ये हम पे डायरेक्ट अटैक किया गया है। तो उसने ट्रू प्रॉमिस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया कल। कौन सा नाम से? ट्रू प्रॉमिस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन के तहत में इजराइल पर में 300 ड्रोन्स हमले किए गए, 300 ड्रोन हमले किए गए। कहाँ से किया गया? तो अलग अलग जगहों से किया गया। ईरान से किया गया, कुछ यमन के हिस्सों से किया गया, कुछ सीरिया के हिस्सों से किया गया। इजराइल के ऊपर में 300 ड्रोन हमले किए गए, अलग अलग रॉकेट डाले गए। कितने? तो 300। अब इसमें यूएस ने, यूके के फाइटर जेट्स ने और इजराइल ने इन 300 ड्रोनों में से लगभग में 90% से ज़्यादा को हवा में ही मार गिराया, और इजराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका ने पहले ही बोला था कि अगर इजराइल पर अटैक होता है तो हम इजराइल की रक्षा ज़रूर करेंगे, लेकिन अमेरिका ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि अगर अब इजराइल ने रिटेलिएट किया फिर से तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। यानी कि अब इस युद्ध को समाप्त किया जाए, इसको आगे न बढ़ाया जाए तो वही सही रहेगा। ईरान ने क्या बोला है कि अगर इसका जवाब फिर से हमें दिया गया तो अगली बार हम फुल फ्लेज तरीके से अटैक करेंगे। अभी तो छोटा मोटा हमने ड्रोन अटैक और रॉकेट अटैक किया है। ये पूरा आपको मैंने समझा दिया क्या,
तो परिदृश्य की क्या है ये मामला। और पर्शियन भाषा में इसको वाडे या सादेक कहा गया है। वाडे या सादेक ये ऑपरेशन का नाम है। वाडे या सादेक ये ऑपरेशन का नाम है और इंग्लिश में इसको ट्रू प्रॉमिस कहा गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया है? तो ईरान के द्वारा चलाया गया था। किसके खिलाफ? तो इजराइल के खिलाफ, वहाँ पर युद्ध के लिए। ओके, भारत का क्या इस पर बयान सामने आया है? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत बोला है कि डी एस्केलेशन करो। डी एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में, अगर लेमैन की भाषा में समझेंगे तो नौटंकी बंद करो, झगड़ा झंझट बंद करो, इससे सबको नुकसान पहुंचता है। सीधी सी भाषा में यही होता है इसका मतलब। डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है? बंद करो झगड़ा झंझट और अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने घर में रहो, शांति से जीने दो, जी और जीने दो। मतलब डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देश के वित्त मंत्री से, विदेश मंत्री से बातचीत भी की और बातचीत करने के पश्चात उन्होंने बोला कि डी एस्केलेट करना चाहिए, आपको इस जो तनाव है उसको ख़त्म करना चाहिए, आगे इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। ईरान ने आप पर अटैक किया, आपने भी कर दिया, बात ख़त्म हो गया, अब इसको यहीं पर रहने दीजिए। क्योंकि दरअसल में देखिए मिडिल ईस्ट में है क्या, समझिएगा ज़रा ध्यान से, मैं समझाता हूँ। इसी न्यूज़पेपर में सारा कुछ दिया हुआ जो मैं बता रहा हूँ। और लाइन बाय लाइन तो पढ़ नहीं सकता ना, तो आपको समझा देता हूँ उसका सार। ओके, क्रक्स समझा देता हूँ। दरअसल में भारत सरकार ने इसलिए डी एस्केलेट करने को बोला है क्योंकि इस एरिया में हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। किस प्रकार के इंटरेस्ट हैं? तो ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था तो भारत सरकार ने तुरंत उसको बोला था कि ये बहुत ही ख़राब हरकत है, इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। और फिलिस्तीन का भी हमने समर्थन किया है। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में तेल को लेकर हमारी निर्भरता बनी हुई है और इस एरिया में बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं। सऊदी अरब, यूएई, उसके पश्चात से आपने देखा ही कि इजराइल और हमास का युद्ध है वो विस्तारित होकर कहाँ तक आ गया? रेड सी तक आ गया। हमारे आर्थिक चीज़ों को नुकसान पहुँचने लग गया। उसके साथ साथ भारत का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है G20 के पश्चात। कौन सा? तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कहाँ से होकर गुजरेगा? पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप से होकर गुजरेगा, भारत को जोड़ेगा। इस तरह के जो हमारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसमें अरेबियन कंट्रीज भी शामिल हैं, मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल हैं, उसके अलावा यूरोप के देश भी शामिल हैं। इस तरह के बड़े जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हैं, इस पर भी संकट मंडरा रहा है। ये शुरू ही नहीं हो पा रहा है। मिडिल ईस्ट में अगर और भी ज़्यादा टेंशन होता है तो ये कहीं ना कहीं हर तरफा हमें नुकसान पहुंचाएगा। इकोनॉमिक से लेकर सामरिक से लेकर हर तरफ से हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए भारत सरकार ने तत्काल रूप से बोला है, क्योंकि हमारा प्रभाव क्षेत्र भी इस क्षेत्र में काफ़ी विस्तारित है, चाबहार में भी हम हैं और इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। इसलिए भारत सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दोनों देश के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और बोला है कि इस तरह के झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, इस एरिया में शांति बनाकर रखिए और डीएस्केलेट कीजिए, यानी कि बंद कीजिए इस तरह का नौटंकी। सीधी सी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसको समझिएगा ये पूरा मामला क्या है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, चूँकि मैपिंग से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इजराइल को भी बोला है कि अब हम उम्मीद कर रहे हैं, देखिए दमिश्कस सीरिया की राजधानी, वहाँ पर ईरान के एम्बेसी पर अटैक हुआ तो ईरान ने बदला लेते हुए अभी 300 रॉकेट दागे हैं। तो अब मामले को ख़त्म करना चाहिए। भारत सरकार ने क्या बोला है कि उम्मीद करते हैं कि तेल अवीव किसकी राजधानी है? तो माना जाता है ऐसा, तेल अवीव मानते हैं, बहुत सारे लोग यरूशलेम भी मानते हैं, अमेरिका यरूशलेम मानता है, इजराइल के लोग भी यरूशलेम मानते हैं, लेकिन वैसे अविवादित राजधानी तेल अवीव भी है। तो भारत सरकार ने बोला है इजराइल से कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये पूरे क्षेत्र के लिए क्या होगा? तो अशांति के माहौल बन सकता है। अमेरिका ने भी यही बोला है कि इस तरह का अब हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, आगे मत बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। फ्रांस ने क्या बोला है? ब्रिटेन ने बोला है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो हम रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। G7 का इमीडिएट बैठक बुलाया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये इमीडिएट बैठक बुलाया गया है। पूरा मामला आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैप देख लीजिए, क्योंकि मैप ही इंपॉर्टेंट होता है, मैप से पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो ये मिडिल ईस्ट का पूरा मैप है ये, जिसमें मिडिल ईस्ट का ये पूरा इलाका जो है ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। ओके, ये अरेबियन प्रायद्वीप है। अरेबियन प्रायद्वीप अरब कंट्री के देश हैं। इसमें अरेबियन प्रायद्वीप में प्रायद्वीप कौन सा इलाका कहलाता है? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। देखिए जल से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ये अरेबियन प्रायद्वीप है। तो यमन है, यहाँ से ईरान ने अटैक किया है, उसके अलावा सीरिया के पास से ईरान अटैक किया है और यहाँ से अटैक किया है। अलग अलग रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं, लेकिन उनमें से 95% से ज़्यादा को हवा में ही मार गिराया गया। किसी का जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोग क्षतिग्रस्त ज़रूर हुए हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा है।
ईरान का बॉर्डर किससे किससे लगता है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि पाकिस्तान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, अजरबैजान के साथ में यहाँ पर बॉर्डर लगता है। उसके अलावा यहाँ पर तुर्की दिखेगा और इराक दिखेगा आपको। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है, तो ईरान ही है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। ये तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर ये क्या हैं, तो ईरान के सबसे बड़े 2 मरुस्थल हैं। ईरान में बहुत बड़ा एरिया मरुस्थल का, जैसे अपने यहाँ पर थार मरुस्थल है, उसी प्रकार से दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर ये ईरान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ईरान अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर रूप से समृद्ध देश है और केसर की खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो बादाम होते हैं, बादाम आप खाते हैं, सबसे महंगा और सबसे अच्छा बादाम ईरान में ही उत्पादन किया जाता है। तो केसर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। भारत के साथ इसके संबंध बहुत ही पुराने रहे हैं। पर्सिया, पारस कहा जाता था इसको, पर्सिया आपने पढ़ा होगा, और अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है। और ईरान के बारे में और क्या बताऊं। अगला देखिए क्या है, इजराइल है। इजराइल के यहाँ पर लोकेशन है और इन्हीं दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ईरान और इजराइल का पूरी एक तरफा मतलब सीमा खुद से नहीं लगता है, बीच में कई सारे देश आते हैं, जैसे इराक है, सीरिया है, यहाँ पर अलग अलग देश आते हैं। डायरेक्टली दोनों का बाउंड्री टच नहीं होता है, लेकिन विचारधारा और धर्म के आधार पर युद्ध ज़्यादा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, विचारधारा और धर्म, मूल रूप से धर्म। जब ईरान में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित था, इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले 1980 से पहले यहाँ पर ईरान में अमेरिका का प्रभुत्व हासिल था और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा बनाए गए कठपुतली की सरकार चलती थी। उस समय में ईरान और इजराइल के संबंध बहुत ही गहरे संबंध थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब इजराइल के फॉर्मेशन के लिए कमेटी गठित किया गया था, तो उस कमेटी में ईरान के शासकों को भी जगह दिया गया था और ईरान वो देश था जिसने इजराइल के बनने का समर्थन भी किया था। याद कीजिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। तो इजराइल और ईरान के संबंध कभी अच्छे भी रहे हैं, लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पश्चात जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, इस्लामिक विचारधारा का आधार वहाँ पर शासन सत्ता स्थापित किया गया, उसके पश्चात से इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही नकारते हैं। ये इजराइल के एग्जिस्टेंस को नकारने का मतलब पृथ्वी से मिटा देना चाहते हैं, सामान्य भाषा में समझिएगा। इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर हमेशा ही चलते रहते हैं। जैसे इजराइल ने कुछ समय पहले ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मरवा दिया था, तो ईरान ने भी हिजबुल्लाह के माध्यम से ईरान ने हमेशा इजराइल पर अटैक किया है। रॉकेट दागना तो आम बात होती थी, लेकिन इनडायरेक्ट था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के किसी देश ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर में अटैक किया है, ऐसा पहली बार हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट यहीं पर समाप्त हो जाए। अगर ये आगे बढ़ता है तो ये पूरा एरिया जो है अशांत हो जाएगा, पूरा एरिया अशांत होगा। उससे हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी भारतीयों की संख्या यहाँ पर सभी जगहों पर भारतीयों की संख्या रहती है। साथ में हमारा मिडिल ईस्ट भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाना है, जिससे यूरोप को जोड़ना है, उस पर भी संकट गहरा हो जाएगा। राजनीतिक संकट भी हमारे लिए हो जाएगा। हमें भी दोनों पक्षों में से एक पक्ष को चुनना पड़ेगा, हमें भी दोनों पक्षों के साथ संबंधों को बैलेंस करना पड़ेगा। यह सारा कुछ हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए, रटिए मत इन चीज़ों को। समझ में आ गया होगा आपको, ये पर्सियन गल्फ है। परसों के वीडियो में, शनिवार के वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है, मैंने कर्क रेखा बोल दिया था जल्दबाजी में। मकर रेखा के ऊपर टोगा स्थित है, ये मैंने वहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, मैंने कर्क बोल दिया था उसको। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ईरान से होकर क्या कोई कर्क रेखा वगैरह गुजरती है क्या? एक बार ज़रा देख लीजिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का सबसे मुख्य न्यूज़ डिस्कस करते हैं आर्टिकल के फॉर्मेट में, जिससे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था शुक्रवार को कि इसरो ने एक बड़ा ही अद्भुत सा टेक्नोलॉजी अपनाया है, जिसके तहत स्पेस में जो जंक है, स्पेस का जो कचरा है, उसको समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है या उसको बनने से रोका जा सकता है। तो उस तकनीक को ज़रा समझते हैं हम लोग डिटेल में, क्योंकि उससे सवाल पूछे जाने की संभावना मोर देन 99% है। आपके पीटी और मेंस में उससे सवाल की गारंटी होती है। गारंटी जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो यकीन मानिए पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है और पूछा ही जाएगा। चलिए उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है वो तकनीक, किस प्रकार से इसरो ने इस पर काम किया है, किस प्रकार से इसको आगे और भी बढ़ाना चाहिए और भी बाकी देशों को इस तरह की तकनीक अपनानी चाहिए। पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, इस पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं। क्या है कि इसरो की शून्य कक्षीय कचरा उपलब्धि और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज, डिटेल आर्टिकल था।
इंडियन एक्सप्रेस में उसी को कवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार में है। उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों की स्थापना के कारण मानवता की पहुंच पृथ्वी की सीमाओं से परे विस्तृत हुई। इसमें यह कहा गया है कि अंतरिक्ष हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मानव विकास में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जिसमें स्पेस साइंस की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग उपग्रहों की बात करते हैं। नेविगेशन उपग्रह, कम्युनिकेशन उपग्रह और पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह, अलग अलग प्रकार के उपग्रह होते हैं। उनको अलग अलग कक्षाओं में प्रमोचित किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दरअसल में हो क्या गया है, 1960 के दशक के पश्चात से जब से मानव ने अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना शुरू किया, उसके पश्चात से धीरे धीरे करके सभी देशों ने उपग्रह भेजने में महारत हासिल की है और उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है पृथ्वी के कक्षाओं में, जिसके कारण से स्पेस में जंक क्रिएट हो रहा है, कचरा क्रिएट हो रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और ये जो कचरा है, ये कोई कचरा सामान्य सा बैठा हुआ कचरा नहीं रहता है। इनका स्पीड होता है, ये पृथ्वी का कक्षा में करीब में 25,000 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सुन रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं आप, 25,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक से घूम रहे होते हैं। इतनी तेज़ी से घूमते हैं, अगर किसी काम कर रहे सेटेलाइट से टकरा कर भी चले जाएं तो उस सेटेलाइट को ख़राब कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए स्पेस जंक जो है, ये पृथ्वी के जो उपग्रह हैं अलग अलग कक्षा में स्थापित हैं, उनको भारी नुकसान पहुंचाने की संभावना रखते हैं। और आने वाले समय में, जब हम आने वाले दौर में और भी ज़्यादा साइंस एंड टेक में, प्रौद्योगिकी में हम क्या करेंगे तो उपलब्धियां हासिल करेंगे, तो हमें और भी उपग्रहों को लॉन्च करने की ज़रूरत होगी। तो हो सकता है कुछ समय के पश्चात उपग्रह इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो आपस में ही टकराने लग जाएं। ओके, इसलिए अब जितनी भी एजेंसियाँ हैं दुनिया की अलग अलग, चाहे वो जाक्सा है, जापान की एजेंसी है जाक्सा, इसने बड़ा ही अद्भुत कारनामा किया। इसने लकड़ी का बना हुआ उपग्रह प्रक्षेपित किया था। कहाँ पर? तो अंतरिक्ष में, जो अपने आप जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। जाक्सा है, यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम हो या नासा हो या इसरो हो, सभी स्पेस एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि अब हम स्पेस को लेकर थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक काम करें और स्पेस के कचरा को भी कम करें और आने वाले समय के लिए उसको सस्टेनेबल बनाएं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सतत बनाएं। सतत यानी कि हम तो उपयोग करें ही, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको उपयोग करने लायक हम रहने दें। सतत का सामान्य अर्थों मतलब यही होता है। ठीक है, इसी में इसरो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कदम उठाया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में अपने PSLV C-58, PSLV क्या हो गया? ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सैटेलाइट को इस गाड़ी में रखकर स्पेस से भेजा जाता है, इतना ही है। ये PSLV रॉकेट है। ओके, C-58 का मतलब कार 58। PSLV ने आज तक 58 बार उड़ान भरा है, बस इसका यही मतलब। अब इसमें एक्सपोसैट, ये मिशन का नाम है, ये गाड़ी है जो मिशन को लेकर जाएगा, ये वो सैटेलाइट है। मिशन के सफल संचालन के माध्यम से अंतरिक्ष मलबे के न्यूनीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सतत विकास के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि इसरो जो है वो बाकी एजेंसियों के जैसे केवल स्पेस में जंक भरने का काम नहीं करती है, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को समझते हुए स्पेस को सस्टेनेबल बनाने की ओर भी काम करती है। इस सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के अंतिम चरण। PSLV में अलग अलग चरण होते हैं, तो PSLV का जो चौथा चरण होता है उसको हमने क्या किया है, एक कक्षीय व्हीकल में बदल दिया है। पहले क्या होता था कि विमोचित करने के पश्चात सभी चरण रॉकेट के स्पेस में या तो पृथ्वी पर गिर जाते थे। कुछ चरण, पहला चरण तो पृथ्वी के कुछ जो वायुमंडल का परत होता उसी में निकल जाता है। अंतिम चरण जो है स्पेस में घूमता रह जाता था। तो हमने अंतिम चरण को क्या किया, इस पर हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगाए, बैटरी लगाया और कंट्रोलर लगाया और इसको पृथ्वी से हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया अंतिम चरण को, जिससे ये ऑर्बिट में एक व्हीकल के तौर पर काम करने लग गया। पहले ये कचरा बन जाता था, अब हमने इसको क्या बना दिया कि व्हीकल के तौर पर काम करने लग गया। अब इस व्हीकल का उपयोग हम क्या करते हैं, तो सैटेलाइट को प्रमोचित करने के लिए भी करते हैं और बाद में इस व्हीकल को हम पृथ्वी के कक्षा में पहुंचा देते हैं, डी ऑर्बिट कर देते हैं, ऑर्बिट में से हटा देते हैं, जिससे ये पृथ्वी कक्षा में पहुंचकर ये खुद को जला लेता है, विध्वंस कर लेता है, जिससे क्या हो जाएगा, स्पेस का कचरा भी साफ हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा। चौथा चरण जो है वो जंक भी बनकर स्पेस में नहीं रहेगा। यही पूरा काम हमने किया है। अब इसी में अगला टर्मिनोलॉजी समझते जाइएगा। इस चरण को PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3
POEM-3 में परिवर्तित कर POEM-3 हाल ही में चर्चा में रहा है। किससे संबंधित है? तो इसरो का PSLV का चौथा चरण से संबंधित है, जिसका उपयोग हम कक्षा में एक व्हीकल के तौर पर करते हैं। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। में परिवर्तित कर इसरो ने यह सुनिश्चित किया कि पृथ्वी की कक्षा में सचेत हो रहे अंतरिक्ष मलबों की समस्या में योगदान नहीं करेगा। पृथ्वी कक्षा में जो अंतरिक्ष में कचरे बन रहे हैं उसमें ये कचरा में शामिल नहीं होगा, बल्कि कि यूजफुल व्हीकल के तौर पर शामिल होगा, जिसको हम नीचे से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर हमने एक कंट्रोलर लगा दिया, हमने एक बैटरी भी लगा दिया, एक सोलर पैनल लगा दिया जिससे बैटरी चार्ज हो, और उसमें एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस भी लगा दिया। किसमें? तो चौथे चरण में। किसमें? चौथे चरण में। PSLV के अलग अलग चरणों को याद रखिएगा। PSLV और GSLV के चरणों से संबंधित सवाल ही पूछे जाते हैं कि किस चरण में ठोस ईंधन उपयोग किया जाता है, किस चरण में लिक्विड ईंधन उपयोग किया जाता है, कितने चरण किस में होते हैं, GSLV में कितने होते हैं, PSLV में कितने होते हैं। स्पेस साइंस आपके PT के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इसरो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, चाहे आप UPSC का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हों। UPSC 2018-2019 का पेपर उठाकर देखिए, सीधा सीधा सवाल PSLV GSLV से पूछा गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि BPSC में भी पूछा जा सकता है। इसको ध्यानपूर्वक अलग अलग चरणों को पढ़ लीजिएगा। NCERT में भी है, साइंस के किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिए, हिंदी में आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। POEM का उद्देश्य और कार्य क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित POEM-3 अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म उपयोग के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह PSLV रॉकेट से ही त्याग दिए गए चौथे चरण का उपयोग करता है। इसे वैज्ञानिक प्रयोग के लिए कार्यात्मक कक्षीय प्लेटफॉर्म में बदल देता है। अभी मैंने बताया कि पहले ये चौथा चरण बेकार हो जाता था, लेकिन उसको एक व्हीकल में तब्दील कर देता है। यह न केवल अंतरिक्ष मलबे को कम करता है, बल्कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी करता है। इसीलिए क्या यूज किया गया है? सस्टेनेबल, सतत शब्द यूज किया गया है कि जो चीज़ पहले कचरा बन जाता था उसको हम एक यूजफुल डिवाइस के तौर पर, व्हीकल के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। कार्य क्षमता और डिजाइन। POEM-3 अपने अभिनव डिजाइन के माध्यम से दक्षता और बहुमुखी कार्य क्षमता को दर्शाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल, अभी मैंने आपको बताया सौर पैनल है, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है जिससे स्टोरेज होगा। सटीक स्थिति के लिए एक नेविगेशन भी हमने इस पर लगाया हुआ है। मार्गदर्शन नियंत्रण के लिए NGC भी लगाया हुआ है, और NGC प्रणाली जिसमें सूर्य सेंसर, मैग्नोमीटर, जायरोस्कोप शामिल है। ये सब कुछ लगाकर हमने क्या किया? चौथा जो स्टेज था, जो पहले बेकार हो जाता था, उसको हमने एक कक्षा में ऑर्बिट में व्हीकल के तौर पर बदल दिया है। बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। जो चरण पहले बेकार हो जाता था, अब उसको हमने ये सब चीज़ें लगाकर क्या कर दिया है? एक यूजफुल व्हीकल अब तब्दील कर दिया है, जिसको अब नीचे से बैठे बैठे कंट्रोल कर लेंगे। काम होगा तो काम ले लेंगे, नहीं काम होगा तो उसमें से सारे ईंधन डंप करके उसको हम पृथ्वी कक्षा में गिरा देंगे, जिससे क्या होगा? कोई भी जंक नहीं बचेगा, स्पेस में जंक बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसके अतिरिक्त इसरो ने नाभिक उपग्रह नक्षत्र के साथ संचार सटीक नेविगेशन को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा एक टेली कमांड प्रणाली ग्राउंड स्टेशन के साथ निर्बाध दो तरफा संचार को सक्षम बनाती है, जिससे वास्तविक समय डेटा ट्रांसमिशन और कमांड निष्पादन होता है। ये सब कुछ लगाकर हमने क्या किया? इसको एक अच्छा यूजफुल व्हीकल बना दिया। POEM-3 की बहुआयामी कार्यक्षमता के एक लागत प्रभावी अनुकूल प्लेटफॉर्म के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करती है। यह अभिनव दृष्टिकोण न केवल अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चिंता को दूर करता है, बल्कि अस्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। POEM-3 के साथ इसरो की उपलब्धि जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी नवाचार के प्रति समर्पण का प्रमाण है कि हम केवल और केवल अंतरिक्ष में कचरा फैलाने, सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? हम अपने जिम्मेदारी को समझते हुए सतत रूप से उसको संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। अंतरिक्ष मलबा समन में योगदान। इसरो द्वारा POEM-3 का उपयोग अंतरिक्ष मलबे को कम करने के दिशा निर्देश में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। PSLV के चौथे चरण को एक कार्यात्मक कक्षीय प्लेटफॉर्म परिवर्तित करके इसरो पृथ्वी कक्षा से मलबे के संभावित स्रोत को प्रभावी ढंग से हटा देता है। नियंत्रित डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया। डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई उपग्रह लगातार घूम रहा है। हमने इस पर एक्सटर्नल एक फोर्स लगाया और इसको डी ऑर्बिट कर दिया। डी ऑर्बिट का मतलब इसको इस ऑर्बिट से हटा दिया। तो अब इसका ऑर्बिट बिगड़ने पर क्या होगा? या तो ये ऊपर की तरफ अगर हमने किया है तो ये स्पेस में चला जाएगा, या हमने नीचे की तरफ कर दिया है तो ये पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करके खुद को ख़राब कर देगा, मतलब ऑटोमेटिक विस्फोट हो जाएगा।
इसमें विस्फोट को रोकने के लिए ईंधन डंपिंग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है। यानी कि देखिए, चौथे चरण में जो ईंधन होता है ना, हम उसको डीऑर्बिट करने से पहले, पृथ्वी कक्षा में लाने से पहले हम उसके ईंधन को डंप कर देते हैं अंतरिक्ष में, जिससे क्या हो कि उसका जो ईंधन है वो डंप हो जाए और ईंधन अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। ईंधन को डंप करने के पश्चात से हम उस चौथे चरण को क्या करते हैं, डीऑर्बिट कर देते हैं, जिससे उसमें विस्फोट ना हो। जब उसमें लाखों टन ईंधन भरा हुआ रहेगा, उसमें विस्फोट की संभावना होगी और विस्फोट होते ही फिर से कचरा फैल जाएगा। उस विस्फोट को रोकने के लिए पहले हमने उसका ईंधन खाली कर दिया, फिर उसको डीऑर्बिट कर दिया हमने, जिससे वो क्या हो, जंक ना बन पाए। POM3 पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से फिर से प्रवेश करके जिससे विखंडन और बाद में मलबे के उत्पादन का जोखिम कम हो जाता है। ये हम पूरा का पूरा प्रक्रिया किसके दौरान करते हैं, तो POEM के डीऑर्बिट करने के दौरान करते हैं। इसके अतिरिक्त POM3 की परिचालन क्षमताएं मलबे के समन के अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रयोग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तक विस्तृत है। VSSC बैलिस्टिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एवं विभिन्न स्टार्टअप तथा संस्थानों सहित 9 पेलोड की तैनाती, प्लेटफॉर्म की बहुमुखी प्रतिभा, उपयोगिता को रेखांकित करती है। ये जो POM3 है, जो PSLV का चौथा चरण है, ये केवल कचरे को प्रबंधित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि चौथे चरण के माध्यम से हम कई सारे सैटेलाइट को भी अलग अलग ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इन पेलोड ने बिजली उत्पादन प्रदर्शन से लेकर डेटा संग्रह विश्लेषण तक असंख्य प्रयोग किए, जिसमें एक मजबूत अंतरिक्ष मंच के रूप में POM की प्रदर्शन क्षमता का प्रदर्शन किया गया। मतलब कि ये चौथे चरण को हमने जो बना लिया है ना, एक बेहद महत्वपूर्ण डिवाइस के तौर पर, तो काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा है। अंतरिक्ष मलबे का बहुआयामी खतरा। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती उपस्थिति, परिचालन, अंतरिक्ष संपत्ति, भविष्य के मिशन की व्यवहार्यता के लिए जटिल और बहुआयामी खतरा पैदा करती है। जैसे जैसे लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या, अंतरिक्ष गतिविधियों में आवृत्ति बढ़ती जा रही है, विनाशकारी टकरावों, कक्षा में टूटने की घटनाओं की संभावना में तेजी देखी जा रही है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कचरा जो है, ये स्पेस में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 27,000 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ये टकराएंगे किसी चीज़ से तो उसको क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। तो ये क्या हो गया, तो ये यहाँ पर कुछ कचरों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कचरे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के संचय का संचयी प्रभाव टकराव की संभावना बढ़ा देता है। केसलर सिंड्रोम के रूप में जाने जाने वाली यह घटना एक झरनेदार प्रभाव प्रस्तुत करता है। केसलर सिंड्रोम क्रमिक उच्च वेग टकराव अतिरिक्त मलबे के टुकड़े उत्पन्न करते हैं, अंतरिक्ष अव्यवस्था का दुष्चक्र बनाए रखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, हिंदी बड़ा ही क्लिष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको सामान्य भाषा में बता देता हूँ कि कोई एक मलबा किसी दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से टकराया, और इससे क्या होगा, एक चेन सा बन जाता है। इसको केसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। धीरे धीरे अंतरिक्ष यान और आवश्यक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यान राष्ट्रों को अपने उपग्रह नक्षत्रों के निरंतर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने, अंतरिक्ष मलबे के प्रसार के हानिकारक परिणामों को कम करने बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस तरह की जो घटनाएं होंगी, इससे बचने के लिए हमें अभी से ही कचरे का प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ तो इन्हीं से है, टेलीविज़न से लेकर और बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, नेविगेशन, वो सब कुछ इंटरनेट तो केबल के थ्रू में है, लेकिन वो इसी से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष के जो अलग अलग स्पेस स्टेशन से या फिर अलग अलग उपग्रह जो प्रक्षेपित किए गए हैं, वो सारा मानव के विकास के लिए ही काम करते हैं। तो ये सब कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है इन सभी के लिए। कार्यात्मक उपग्रहों की क्षति, टकराव उपग्रह प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। संचार, नेविगेशन, मौसम भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सभी में व्यवधान भी पैदा हो सकता है। इन्हीं से बचने के लिए हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा। केसलर सिंड्रोम का खतरा अभी मैंने बताया ही, जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जिसमें टकराव से उत्पन्न मलबे की मात्रा अंतरिक्ष गतिविधियों को बनाए रखना असंभव बना देती है। इसको केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि केसलर सिंड्रोम हाल ही में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष में कचरों के द्वारा उत्पन्न घटनाओं से संबंधित है ये केसलर सिंड्रोम। पर्यावरणीय क्षति भी होगा। अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं और जलते समय हानिकारक मलबे को छोड़ सकते हैं। इससे पर्यावरणीय चीज़ भी उत्पन्न हो सकती है। अंतरिक्ष मलबे के खतरे कम करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष मलबे की टैकरिंग, निगरानी की जा रही है। अंतरिक्ष यान में डिजाइन में परिवर्तन किया जा रहा है। मलबे को हटाने की तकनीक भी अलग अलग लाया जा रहा है अलग अलग एजेंसियों के द्वारा। जैसे कि लेज़र तकनीक है, जिसमें लेज़र मारकर हम क्या करते हैं, उपग्रह को विनाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जाल फेंक कर हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, या फिर रोबोट के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, तो डी ऑर्बिट कर सकते हैं।
और अंतरिक्ष मलबे की चुनौती का समाधान क्या हो सकता है? अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इसके प्रसार को कम करने उपाय के रूप में सक्रिय रूप से अपना रही हैं। इसरो के द्वारा POM-3 की अग्रणी उपयोग से ऐसी ही एक पहल का उदाहरण मिलता है। जिस तरह से इसरो ने काम किया, उसी तरह से नासा, उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसी प्रकार से जाक्सा, सभी एजेंसियां कुछ न कुछ प्रयास तो कर ही रही हैं ताकि अंतरिक्ष के जो खतरे हैं उसको कम किया जा सके। तो इस पूरे टॉपिक को ध्यान रखिएगा, खासतौर से इसरो की POM-3 तकनीक के बारे में जो मैंने समझाया है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आपके PT मेंस का एक सवाल की गारंटी होती है इस तरह के टॉपिक से, तो ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। जब पूछा जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने पढ़ाया था, पूछा गया है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला जो टॉपिक है ये बड़ा ही अद्भुत सा है। क्या हुआ है दरअसल में, तो इक्वाडोर एक देश है। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में विषुवत पर स्थित एक देश है। ठीक है, क्या नाम है उसका? इक्वाडोर, इसीलिए नाम है, इक्वेटर पर स्थित है। और इसने क्या किया है कि मैक्सिको के एम्बेसी पर रेड किया। क्विटो में मैक्सिको के एम्बेसी है। मैक्सिको देश है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में अलग अलग देशों का एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब दूतावास। उस दूतावास जो होता है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान का एक दूतावास है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो भारत के अंदर एक छोटा सा पाकिस्तान है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर भारत सरकार कभी भी कोई हमला नहीं कर सकती। यहाँ पर भारत सरकार के नियम, कायदे, कानून इसके अंदर में लागू नहीं होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत सरकार के सैनिक इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसमें किसी अधिकारी ने कोई जासूसी तक भी किया है तो भारत सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अरेस्ट नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उनको डिपोर्ट कर देगी। उनको ये ज़रूर बोल सकती है कि आप 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दें, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। भले ही वो कितना ही बड़ा से बड़ा जुर्म करें, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर एम्बेसी में है, अगर कोई व्यक्ति इस एम्बेसी में जाकर छुप जाता है तो भारत सरकार के सैनिक या एजेंसियां इस एम्बेसी पर रेड नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है। अब जरा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तियानमेन चौराहा घटना अगर आपको नहीं पता हो तो ये गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट क्या है। चीन में लोकतंत्र को लेकर तियानमेन चौराहा पर 1989 ईस्वी के आसपास, 1989 है 86, बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था छात्रों का तियानमेन स्क्वायर पर। तो वहाँ पर चीन की सरकार ने टैंक, गोली, बम बारूद से अटैक किया अपने ही लोगों पर। बहुत ही भारी स्तर पर लोग मारे गए। उनको मार के कहाँ गया कोई कुछ अता पता नहीं है। तियानमेन का अगर आप सर्च करेंगे तो एक बड़ा ही प्रचलित सा फोटो है। टैंक का एक पूरा का पूरा दस्ता आ रहा है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये बड़ा ही प्रचलित फ़ोटो है। विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ोटो माना जाता है इसको, कि आर्मी के खिलाफ एक सिंगल मैन खड़ा है। इसके साथ फिर क्या हुआ ये आज तक नहीं पता चला है, किसी को मिस्ट्री है। अब ये कहानी कहाँ से आ गया? तो दरअसल में तियानमेन चौराहा पर जब चीन ने अपने ही लोगों के खिलाफ में क्रैकडाउन किया, लोग मारना शुरू किया, तो वहीं पर पास में US का एम्बेसी था। कुछ लोग भागकर उस US के एम्बेसी में घुस गए उसी समय, और 20 सालों तक ये US एम्बेसी में बैठे रहे। चीन उनको नहीं कुछ कर पाया क्योंकि US के एम्बेसी में चीन प्रवेश नहीं कर सकता था। भारत में चीन की एम्बेसी, उसमें भारत के सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? वियना कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो इसमें लोग गए 20-25 साल तक उसी में रहे, उसके बाद उनको छोड़ा गया था। उसके बाद उनको चीन की सरकार ने गिरफ्तार किया या छोड़ दिया गया था, आई डोंट नो क्या हुआ था। ये शायद उन्होंने देश छोड़ दिया था। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा उल्लंघन किया गया है इक्वाडोर के द्वारा, जिसने मैक्सिको के एम्बेसी को रेड किया है। कहाँ पर? तो क्विटो में। ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाता है। आपको याद है ये खालिस्तानी आतंकवादी लोग कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भी हमारी एम्बेसी पर अटैक करते हैं। हमारे जो राजदूत होते हैं उनके फ़ोटो लगा देते हैं, सरेआम उनको मारने की धमकी देते हैं। तो ये भी वियना कन्वेंशन का ही उल्लंघन है। हमारे विदेश मंत्री जी बार बार आपको बोलते सुनेंगे कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है। कनाडा में हमारे दूतावास के अधिकारियों पर अटैक हो रहे हैं, हम कैसे चुप रहें? ये बहुत ही बड़ा उल्लंघन माना जाता है। तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया है इक्वाडोर के द्वारा, जिसके पश्चात मैक्सिको ने क्या बोला है कि इक्वाडोर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। दरअसल में इक्वाडोर ने क्या किया, तो एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए रेड कर दिया किसको, तो मैक्सिकन एम्बेसी को, जो उसको नहीं करना चाहिए था। किसी भी हालत में आप किसी भी एम्बेसी को रेड नहीं कर सकते हैं। ओके,
तो इसका मैप तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन पहले वियना कन्वेंशन को जरा समझते हैं ये क्या है ये मामला। वियना कन्वेंशन के तहत किस प्रकार से आरक्षित किया गया है। न्यूज़ तो इतना ही है, बाकी इससे जुड़ा हुआ अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो इक्वाडोर का वगैरह पूछ लिया जाए या वियना कन्वेंशन आपसे पूछा जाएगा। तो वियना कन्वेंशन को जरा देखिए क्या है ये। देखिए पूरा न्यूज़ भी मैंने PDF में लगा दिया था। ये यहाँ पर है इक्वाडोर, ये इक्वेटर है, ये क्विटो इसकी राजधानी है। ये इक्वाडोर देश है और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर दिख सकता है आपको। इसका सीमा किसके किसके साथ लगता है तो ये पेरू है और कोलंबिया, दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। और मैक्सिको कहाँ पर है तो ये है ऊपर आपको मैक्सिको यहाँ पर दिखेगा। तो यही है इक्वाडोर, ये दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। ये पेरू है, ये ब्राज़ील है, ये वेनेजुएला है, कोलंबिया आपको दिख रहा है। ये मध्य अमेरिकी देश है यहाँ पर, और उत्तर अमेरिका यहाँ पर शुरू होता है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में आता है और यहाँ पर ये इक्वाडोर है। ओके, इसी ने क्या किया, क्विटो में जो उसका एम्बेसी था उस पर रेड कर दिया है। ये इक्वेटर पर स्थित है ये देश, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला देखिए क्या है कि वियना कन्वेंशन, राजनयिक संबंधों का वियना अभिसमय 14 अप्रैल 1961 को 14 अप्रैल 1961 को आपसे ये बोला जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वियना कन्वेंशन को साइन किया गया था। ऐसा नहीं है, 14 अप्रैल 1961 को ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनयिक समागम और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अभिसमय को स्वीकृत किया गया था। भारत ने अभिसमय की पुष्टि कर दी है। 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ, लगभग में सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिण सूडान इसके बाद हैं वो इसको नहीं मानते हैं। यह विशेष नियम विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा निर्धारित करता है जो राजनयिक मिशनों को स्थानीय कानून के प्रवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने, उन्हें भेजने वाली सरकारों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है। और वो क्या कर सकते हैं, अपने सरकार के साथ में सुरक्षित रूप से संवाद कर सकते हैं। लोकल कानून कोई भी है उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा इसका। इसीलिए वियना कन्वेंशन को अपनाया गया ताकि दूसरे देश में जाकर वो निर्बाध तरीके से, निर्भय तरीके से काम कर सकें। यह किसी अभिसमय की वापसी के संदर्भ में प्रावधान करता है जो आर्थिक या भौतिक सुरक्षा के आधार पर हो सकता है। यह राजनीतिक संबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में जो प्रतिरक्षा के दुरुपयोग राज्यों के मध्य संबंधों में गंभीर गिरावट के प्रत्युत्तर में हो सकता है। रिसीविंग राज्य उस मेजबान देश को संदर्भित करता है जहां राजनयिक मिशन स्थित है। जैसे भारत रिसीविंग राज्य हो सकता है किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। इक्वाडोर रिसीविंग राज्य था किसके लिए, तो मैक्सिको के लिए। इनमें से किसी भी मामलों में जहां अस्थायी मिशन स्थापित नहीं किए गए हैं, प्रत्येक भेजने वाले राज्य के हितों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाती है ताकि किसी तीसरे राज्य से प्राप्तकर्ता राज्य को संरक्षित किया जा सके। यह एक राजनयिक मिशन की उल्लंघनीय अवधारणा की पुष्टि करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्थायी आधारशिलाओं में से एक रहा है कि राजनयिक को कभी भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। राजनयिक केवल और केवल एक दूत होता है, वो केवल और केवल अपनी सरकार की बातें पहुंचाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मूल रूप से किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। जैसे भारत की जिम्मेदारी होगी कि यूएस के एम्बेसी की रक्षा करना, भारत में कनाडा के एम्बेसी की रक्षा करना, उसी प्रकार से कनाडा की जिम्मेदारी होगी कि भारत के एम्बेसी की रक्षा करना। ब्रिटेन की जिम्मेदारी होगी कि लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अटैक ना हो। वो अपनी जिम्मेदारी में विफल रहते हैं, फिर उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम भी दे देते हैं। अतः मेजबान देश द्वारा सुरक्षा हेतु जवाबदेह होता है। हालांकि राजनयिक मिशन भी अपनी स्वयं की सुरक्षा को नियोजित कर सकते हैं। भारत के भी कुछ वहाँ पर डिफेंस स्टाफ होते हैं जो भारत के एम्बेसी को सुरक्षित करते हैं। तो वियना कन्वेंशन का इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है बड़ा ही अद्भुत सा न्यूज़ है और कहीं ना कहीं परेशान करने वाला न्यूज़ है। क्या है इसमें कि जांच ऑर्डर किया गया है। फॉरेनर्स को बहुत ही भारी मात्रा में भारत में ऑर्गेन्स ट्रांसप्लांट में पाया गया है कि बहुत सारे विदेशी लोग भारत के प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करवा रहे, अंग प्रत्यारोपण करवा रहे हैं। तो ये क्या गलत होना चाहिए? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया है, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी निर्देश दिया गया है कि इसकी थोड़ी सी बारीकी से जाँच किया जाए कि इतने बड़े स्तर पर ऑर्गेन का सप्लाई कहाँ से हो रहा है। और बहुत सारे फॉरेन के लोग भारत में आकर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर भी चिंता उत्पन्न हो रही कि इतने सारे कैसे संभव हो पा रहे हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने क्या किया, उसने नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई देखो ज़रा इस पर जांच पड़ताल किया जाए सभी राज्यों और यूटी को, कि आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए कि कितने बड़े स्तर पर फॉरेनर्स जो हैं वो इसमें क्या हो रहे हैं, तो शामिल हो रहे हैं। तो किसने जारी किया है? एक संगठन का नाम है NOTTO, इसके बारे में हम लोग समझेंगे ही। और एक एक्ट की चर्चा की गई इसमें, THOTA, इसका तात्पर्य क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994।
इसमें 2011 में परिवर्तन किया गया है, 2014 में भी परिवर्तन किया गया है। इस एक्ट को ज़रा हम लोग समझेंगे और इस संगठन के बारे में ज़रा समझेंगे, क्योंकि कई बार ये एक्ट और ये संगठन के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जैसे यही पूछ लिया जाए THOTA थोटा एक्ट हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? 1994 ये एक्ट किससे संबंधित है? तो ये जो अलग अलग ऑर्गन के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उससे संबंधित, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है ये। ओके, तो इसको देखते हैं इन दोनों चीज़ों को कि क्या है ये, किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, यह कानून भारत में मानव अंगों ऊतकों टिश्यू के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है, जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के दंड भी निर्धारित करता है। अंगदाता और प्राप्तकर्ता, प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रत्यारोपण मृत व्यक्ति के अंग से हो सकता है जो उनके रिश्तेदार द्वारा दान किया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो। प्राप्तकर्ता को पता हो कि मुझे कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या पर्पस है, सगा संबंधी है, रिश्तेदार है, या फिर फ्रेंडली दे रहा है, क्या है ये। अधिकतर मामलों में अधिनियम माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पति पत्नी, दादा दादी, पोते पोतियाँ जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवन यापन के लिए दान की अनुमति देता है। अधिकतम जो केस होते हैं उसमें रिश्तेदार कोई न कोई होते हैं जो देते हैं और उन्हीं को अनुमति भी दी जाती है। सामान्य तौर पर अगर कोई आदमी मृत हो गया है या मृत्यु के बाद कई लोग क्या करते हैं तो अपना एक बना लेते हैं और उसमें ये लिख देते हैं कि भाई मेरी जब मृत्यु हो तो मेरा अंग जो है वो दान कर दिया जाए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उनका भी बनाया हुआ है कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका नेत्र दान कर दिया जाए, जो किसी नेत्रहीन को नेत्र मिल सके। तो इस तरह का भी होता है। दूर के रिश्तेदार और विदेशियों से दान, दूर के रिश्तेदार, ससुराल वालों या लंबे समय की दोस्ती से परोपकारी दान को अतिरिक्त जांच के बाद अनुमति दी जाती है। जांच के बाद अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय विनिमय ना हो, पैसा लेकर ना हो, कोई वित्तीय विनिमय ना हो। भारतीय विदेशों से जुड़े करीबी रिश्तेदार से जीवित दान के साथ साथ उनकी पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज, परिवार, दान प्राप्तकर्ता संबंध स्थापित करने, फोटोग्राफी साक्ष्य शामिल होने चाहिए। दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं का भी साक्षात्कार लिया जाता है, उसके बाद इसकी अनुमति दी जाती है। बड़ा ही टफ प्रोसेस है ये। असंबद्ध व्यक्तियों से दान, अगर कोई असंबद्ध व्यक्ति है, असंबद्ध व्यक्तियों से दान के लिए प्राप्तकर्ता के साथ उनके दीर्घकालिक संबंध या मित्रता को साबित करने के लिए दस्तावेजों और फोटोग्राफिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। अवैध लेन देन को रोकने के लिए बाहरी सीमित समिति द्वारा जांच की जाती है। जुर्माना और दंड का भी प्रावधान रखा गया। अंगों के लिए भुगतान की पेशकश करना या भुगतान के लिए उनकी आपूर्ति करना, ऐसी व्यवस्था शुरू करना, बातचीत करना या विज्ञापन करना, व्यक्तियों की तलाश करना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है इस संबंध में, अंग प्रत्यारोपण के संबंध में। लेकिन इसका बहुत ही बड़े स्तर पर पता ही है आपको, भारत में धांधली किया जाता है। कई सारे छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाया जाता है अंगों के लिए। NOTO का नोटो का गठन किया गया है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का एक तंत्र है, संगठन है जो इस चीज़ की देखभाल करता है, इस चीज़ का निगरानी करता है। इसे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 के अनुसार अनिवार्य किया गया है। NOTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभार देश में अंग ऊतकों की खरीद, वितरण, दान, प्रत्यारोपण, रजिस्ट्री के लिए समन्वय, नेटवर्किंग के अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में काम करता है ये संगठन। THOT नियम 2014 क्या है? प्राधिकरण समिति बनाया गया 2014 में। इसी नियम के तहत में 2014 के नियमों का 7 प्राधिकरण समिति गठन, उसके द्वारा जांच किए जाने से तथा मूल्यांकन की प्रगति का प्रावधान भी करता है। नियम 3 में कहा गया है, 7 का 3 में, समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में कोई वाणिज्यिक लेन देन शामिल ना हो जहां दाता और प्राप्तकर्ता करीबी संबंधी नहीं है, वहां पर भी कोई वाणिज्यिक लेन देन शामिल नहीं होना चाहिए। अगला है कि यदि प्राप्तकर्ता गंभीर स्थिति में है और 1 सप्ताह के भीतर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है तो शीघ्र मूल्यांकन के लिए अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है और अस्पताल उसके लिए जुगाड़ कर सकता है। जीवित दाता प्रत्यारोपण, जीवित दाता प्रत्यारोपण के लिए नियम 10 आवेदन प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसके लिए दाता और प्राप्तकर्ता द्वारा संयुक्त आवेदन की आवश्यकता होती है। अगर कोई जीवित व्यक्ति कोई दान करना चाहता है अपना अंग तो उसके लिए लिखित आवेदन आवश्यक होती है, रजिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ उसका जाँच भी किया जाता है। नियम 21 के अनुसार समिति को आवेदकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात करना होगा, दान देने के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करनी होगी। इतने सारे नियम कायदे कानून को तो ध्यान नहीं रखना है, छोटा मोटा जो शुरुआत का प्रावधान है, बेसिक इसका प्रावधान है। नोटो क्या है इसको ध्यान में रखिएगा, कब ये एक्ट बनाया गया,
क्या इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं या बाकी लोगों से ले सकते हैं, उसके संबंध में प्रावधान जो किए गए हैं इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाता है तो कठिन सवाल होगा ही, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ टॉपिक को हमने कवर किया है, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।